पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी पूरी तैयारी से डिबेट में पहुंचा। राजनीतिक टॉकिंग पॉइंट्स इकट्ठा थे उसके पास। जेएस मिल, बर्टन रसल और जॉन रॉल्स को रट लिया था। कहीं ये सवाल न उठ जाए कि भारतीयों को क्यों नहीं पढ़ा, तो सोचकर उसने गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर आम्बेडकर और अरबिंदो घोष के विचार भी आत्मसात किए। इसके बाद शुरू हुई बहस और पहले राउंड में पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी ने अपने विरोधी को चित भी कर दिया। विरोधी ने ओपनिंग रिमार्क्स में एक भी तर्क नहीं दिया। लेकिन अगला राउंड था क्वेश्चन आंसर का। अब मौका विरोधी के पास था और उसने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि एक ही सवाल में पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी ने हार मान ली। सीधा सरल सा प्रश्न था, राजनीति का था भी नहीं, इतिहास का था। 1984 में कहां थे? पहली बार में तो पॉल साइंस वाले को लगा कि बात हो रही है जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की, लेकिन बात हो रही थी साल 1984 की। प्रश्नकर्ता का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि 1984 के सिख दंगों में तुम कहां थे। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को तो कोई जवाब सूझा नहीं। तर्क अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। विद्यार्थी ने अदालती कार्रवाई के कागजातों को अपने दिमाग में टटोला, दोषियों के नाम याद किए, मारे गए लोगों के आधिकारिक और अनाधिकारिक आंकड़ों को तराजू में तोलने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। सिर्फ एक आंसू रह गया था। उस आंसू के पास कोई तर्क नहीं था, ना कोई सबूत, सिर्फ एक कहानी थी जो आज हम सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 3 नवंबर की तारीख है और आज की तारीख का संबंध है 1984 के सिख नरसंहार से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. किस्से की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस खास एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जिस पर आपको मिलेंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। दिवाली के उपलक्ष्य पर कुकू एफएम ऐप आपके लिए लाया है एक विशेष ऑफर, दिवाली 50। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। याद रखिए, दिवाली 50 कोड सिर्फ 7 नवंबर तक वैलिड रहेगा साल 2021 में। कहानी की शुरुआत करते हैं अब। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से। चौथा सिंह यहाँ पर घर पर चटाई और दरी बनाने का काम करते थे। इसी से घर का काम चलता था, घर चलता था। 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था बलबीर सिंह, उम्र 14 साल। बलबीर दरी बनाने के काम में पिता का साथ दिया करता। 31 अक्टूबर 1984 की शाम को ऑल इंडिया रेडियो ने एक अनाउंसमेंट किया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन चौथा सिंह और बलबीर के लिए दिन की सबसे बड़ी खबर नहीं थी। सुबह 11 बजे से ही रेडियो बता चुका था कि इंदिरा गांधी पर गोलियां चली हैं, लेकिन इस अनाउंसमेंट में एक ऐसा शब्द था जिसने चौथा और बलबीर को हिलाकर रख दिया। ये शब्द था सिख। खबर प्रसारित करते हुए ऑल इंडिया रेडियो ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि इंदिरा गांधी पर गोली चलाने वाले सिख थे। शाम तक दिल्ली में हालात नाजुक होने लगे। सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में हिंसक खबरें आने लगी। शायद खुद को दिलासा देने की कोशिश करते हुए चौथा ने बलबीर से कहा कि हम गरीब हैं, हम पर कौन हमला करेगा। राजधानी है, दंगे कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएंगे, माहौल में शांति भी आएगी। लेकिन शांति कहीं आती नहीं है, वो हमेशा मौजूद रहती है। आती है अशांति। जो शाम बेशक भीड़ का लबादा ओढ़कर त्रिलोकपुरी तक आ पहुंची थी। लोगों ने चिंताजनक हालात देखकर अपनी रक्षा के लिए कुछ डंडे और हथियार इकट्ठा किए और इन लोगों को देख भीड़ दूर से गुजर भी गई। इसके कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और उसने भरोसा दिलाया कि भीड़ को वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा। रक्षा के लिए जो डंडे हथियार जुटाए गए थे, ये कहते हुए साथ ले गई पुलिस के हथियार देखकर भीड़ हमला करने के लिए आतुर हो सकती है। चौथा और बलबीर को लगा कि पुलिस ने भरोसा दिया है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस का आना महज खुशफहमी साबित हुआ। थोड़ी देर में भीड़ ने और बड़ा आकार ले लिया और चौथा सिंह के घर तक पहुंच गई। उनके हाथ में क्रोबार और केरोसिन के कैन थे। देखते ही देखते भीड़ ने सिख घरों पर हमला कर दिया। लोगों को घरों से निकालकर पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। बलबीर अपने 3 भाइयों और मां के साथ अपने चाचा के घर में जा छिपे। भीड़ वहां भी पहुंच गई, दरवाजे को उसने तोड़ दिया। मौत की आहट सुन बलबीर की मां ने तीनों बच्चों को लड़कियों के कपड़े पहना दिए, इस आस में कि शायद उन्हें छोड़ दिया जाए। भीड़ ने बलबीर के चाचा को बाहर खींचा और डंडे ही डंडे बरसा दिए। उन्हें इतना मारा गया कि आंखें बाहर निकल चुकी थीं। इतने पर भी दिल शांत नहीं हुआ उस भीड़ का, तो उन पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। इसके बाद चौथा सिंह के घर को भी आग लगाई गई। भीड़ में से एक ने कहा, ये सांप के बच्चे हैं, एक एक कर सबको मार डालो। बलबीर जान बचाकर मां और भाइयों के साथ भागा। ये लोग सड़क पर पड़ी लाशों के ऊपर से गुजरते हुए किसी तरह एक दूसरे मोहल्ले में पहुंचे। वहां एक दूध वाले ने अपने यहाँ शरण दी। इस सब के बीच चौथा सिंह का कोई अता पता नहीं था। बलबीर का सबसे छोटा भाई भी गायब था।
3 नवंबर को जब सेना पहुंची तब जाकर बलबीर अपने घर लौट पाया पहली बार। बलबीर की मां ने जले हुए फर्नीचर को हटाया तो चौथा सिंह के अवशेष नजर आए। बलबीर की मां वहीं बेहोश हो गई। बलबीर को पता चला कि भीड़ ने चौथा को अपने साथ ले जाकर पूरी गली में घुमाया था। इंदिरा की तस्वीर दिखाकर चौथा भीड़ से बोलते जा रहे थे, इनको तो मैं अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूँ। इंसान होते तो फर्क पड़ता, लेकिन इंसानियत कहीं पीछे छूट चुकी थी। भीड़ ने ठहाका लगाया और मार मार कर चौथा सिंह की हत्या कर दी। एक लंबा आदमी जो डॉक्टरी का पेशा करता था, उसने बलबीर की आंखें निकाल ली। बाकी सभी लाशों के साथ उस रोज यही सुलूक हुआ। इसके 3 दिन बाद बलबीर को अपने सबसे छोटे भाई का पता चला। वो एक लोकल अस्पताल में भर्ती था। घर बार सब जल चुका था। महीनों तक बलबीर और परिवार को एक टेंट में रहना पड़ा। बाद में तिलक नगर की एक टीडीए कॉलोनी में एक कमरा अलॉट कर दिया गया। पूरी कॉलोनी में सिर्फ विधवाएं और बच्चे रहते थे, एक भी आदमी बचा नहीं था। 14 साल के बलबीर ने तब से पगड़ी बांधना और केश बढ़ाना बंद कर दिया। इससे पहले कि हम बलबीर को जज करें और उसके जैसे कई और युवकों को जिन्होंने ऐसा किया, हमें समझना होगा कि धर्म इंसानी जिंदगी का जरूरी पहलू है, किंतु जान बचाने का इंस्टिंक्ट धर्म से कहीं पुराना है। लेकिन जिस इंस्टिंक्ट ने 1984 के नरसंहार को जन्म दिया था, वो इंसानी स्वभाव के सबसे स्याह पहलुओं में से एक है, पर्सनालिटी कल्ट या व्यक्ति पूजा। तब यह कल्ट इंदिरा गांधी का हुआ करता था। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:10 पर इंदिरा गांधी अपने आवास एक सफदरजंग रोड से पीएमओ ऑफिस एक अकबर रोड की तरफ निकली। गेट पर पहुंचते ही उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह ने उन पर गोली चला दी। पहली गोली उनके पेट में लगी, अगली 2 छाती पर। दूसरा गार्ड सतवंत सिंह पास ही खड़ा था। बेअंत ने उससे कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। सतवंत ने इसके बाद अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से 25 गोलियां जमीन पर गिरी हुई इंदिरा गांधी पर उतार दी। 9:32 पर इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। 25 गोली लगने के बावजूद उनका दिल सही सलामत था। इंदिरा गांधी को बचाने की भरसक कोशिश की गई। कई बोतल खून चढ़ाया गया, कहीं 60 लिखा मिलता है, कहीं 80 बोतल, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर 2:23 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 5:30 बजे राष्ट्रपति जैल सिंह अपने काफिले के साथ एम्स पहुंचे। तब तक एम्स के बाहर अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंच गए थे। नारे लग रहे थे, खून का बदला खून। सबसे पहला हमला यहीं हुआ। राष्ट्रपति जैल सिंह की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। किसी तरह उन्हें वहां से बचाकर ले जाया गया सुरक्षित, और इसके बाद हिंसक घटनाओं की शुरुआत हो गई। पूरी दिल्ली की सड़कों पर सिखों को गाड़ियों से खींच खींच कर मारा पीटा गया, उनकी पगड़ियां जला दी गईं। यहां तक जो उन्माद था वो स्वतः स्फूर्त था। लोग गुस्से में सब कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह तक कुछ भी स्वतः स्फूर्त नहीं रह गया था। बाद में जो भी हुआ सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। सिख दिल्ली के अलग अलग इलाकों और मोहल्लों में रहते थे, आज भी वैसा ही है। उन्मादियों का एक एक घर तक पहुंचना इस बात का सबूत था कि उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। जहां सिख मिल रहे थे उन्हें वहीं मार दिया जा रहा था। पुलिस भी दंगाइयों का साथ दे रही थी उस रोज। आगे की कई स्वतंत्र जांच रिपोर्ट्स में दर्ज हुआ कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल रहे। लोगों को पैसे और शराब बांटी गई ताकि वो इस हिंसा में शामिल हो। डीटीसी की बसों में भीड़ को सिखों के घरों तक पहुंचाया गया ताकि वहां तोड़फोड़ हो, हिंसा हो। 20 ईयर ऑफ इम्प्यूनिटी नाम की किताब के अनुसार सरकारी बसों का उपयोग दंगाइयों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया था। पुलिस वालों का नकारापन बढ़ के दंगाइयों की सहायता करने के स्तर तक जा पहुंचा था। अगर सिख अपने बचाव के लिए कहीं इकट्ठा होते तो पुलिस वाले उनके हथियार ले लेते और उन्हें वापस घर भेज देते ताकि ये अपनी सुरक्षा न कर पाएं। कई बार तो इन्होंने भी दंगों और हत्याओं को अंजाम दिया। सरकार और नेताओं की शह पर 3 दिन तक राजधानी दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में हैवानियत का नंगा नाच चला, और आज ही के दिन यानी 3 नवंबर 1984 को जब सेना को जमीन पर उतारा गया तब जाकर ये नरसंहार रुका। इसी दिन इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार भी हुआ, और तब तक हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए कई कमीशन बने। कई साल तक मामला कोर्ट्स में चला। हजारों गवाहों के बयान दर्ज भी हुए। न्याय हुआ या नहीं ये सब जानते हैं, हम भी और आप भी। लेकिन तारीख की कलम से ये सब कुछ इतिहास में दर्ज हो चुका है, सुरक्षित और सलामत। ये सारे तथ्य। एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। कभी सोचा आपने कि किस लिए ऐसा कहा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि कलम के लिखे का असर तलवार से तेज होता है, बल्कि इसलिए भी कि तलवार तो सिर्फ हमलावर का साथ देती है, लेकिन कागज पर जब इस तलवार का वार दर्ज होता है तो विक्टिम की गवाही देने के लिए सिर्फ एक कलम ही साथ बचती है। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे दोस्त कमल ने, कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।